नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो भी टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे विभिन्न राज्यों के टेट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज ये तीसरा भाग देखेंगे। हम लोग 100 क्वेश्चन का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, वो वीडियो भी आपको देखना होगा तो आप इन स्क्रीन में चाहे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, चाहे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और देखना भी चाहिए कि किस तरह के स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए कि अवधारणाओं का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट का मुख्य रूप, है ना, यहाँ पर हिस्सा है, यानी किसका हिस्सा है। ठीक है, बौद्धिक विकास के, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी तो यहाँ हमारा बौद्धिक, यहाँ पर जो कह रहा है अवधारणाओं का जो विकास मुख्य रूप से यहाँ पर बौद्धिक विकास से संबंधित है, यानी उसी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, छोटे विद्यार्थियों यानी छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई यानी रीडिंग डिफिकल्टी का हिस्सा नहीं है। यानी कहता है कि छोटे विद्यार्थियों में जो पढ़ने में जो कठिनाई होती है का नहीं है, कौन सा नहीं है। पहला हम लोग देखते हैं कि पठन गति और प्रवाह यानी रीडिंग स्पीड और उसका जो उसमें जो फ्लुएंसी होती है में कठिनाई, या शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तने यानी स्पेलिंग जो भी उसका है उसको उसमें गलती नहीं होना चाहिए, या फिर वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो यहाँ कह रहा है कि छोटे बच्चों में जो पठन कठिनाई होता है, यहाँ पर पठन गति और प्रवाह में जो कठिनाई होती है वो नहीं है। ठीक है, यानी इसमें यहाँ शब्द विचार और उसको समझने में यदि कठिनाई होती है तो यह उसकी पठन कठिनाई होगी, यानी उस स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है तो उसमें ये कठिनाई होगी। ठीक है, यानी वर्ण और शब्द पहचान में कठिनाई होती है तो ये उसकी कठिनाई का लक्षण होता है, पठन कठिनाई का। यहाँ इसलिए ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, यानी किस रूप में देखा जाना चाहिए। पहला देखिए, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, या फिर विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने का एक कारक के रूप में, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो प्रश्न कहता है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को यहाँ पर विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, इसलिए ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। यानी कहा गया है कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, यह कथन क्या हो सकता है, यानी सही हो सकता है, या फिर है ना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के भिन्न पक्ष के लिए सही है, या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ कहा गया है कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, इसलिए यह जो होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, स्त्री अच्छा माने ज़्यादा बुद्धिमान है या पुरुष बुद्धिमान है, ये लिंग पर निर्धारित नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर होगा ये लैंगिक पूर्वाग्रह को यह प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। ठीक है, यानी एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। अगला है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, यानी उच्च पदाधिकारियों से उसका संपर्क होना चाहिए। तीसरा कहता है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों, और नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ एक सबसे इसका बेहतर ऑप्शन सी होगा, यानी एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी यानी इंडिविजुअल लर्नर जो होते हैं एक दूसरे से, है ना, यानी किस चीज़ में भिन्न होते हैं। पहला है कि विकास की दर में यानी रेट ऑफ डेवलपमेंट में जो होते हैं भिन्न होते हैं, या विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। ठीक है, या फिर बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर। तो यहाँ व्यक्तिगत कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है स्वयं में एक यूनिक होता है, अलग होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। अगला कहता है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है।
तीसरा ऑप्शन है एक विषमरूपी कक्षा यानी हेट्रोजेनियस क्लासरूम में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। या चौथा ऑप्शन दिया है यानी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी यूनिक होता है, विशिष्ट होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी विद्यार्थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता में, रुचि में, प्रतिभा में एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आकलन को उपयोगी और रोचक। ठीक है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान दिया हुआ है के प्रति सचेत होना चाहिए, यानी किसके प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, या बी में देखिए कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक और सहशैक्षिक यानी जो होता है एजुकेशनल या को एजुकेशनल में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन दिया है इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो प्रश्न कहता है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सीसी के आधार पर जो मूल्यांकन होता है जिसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्ष को लिया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा, यानी शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, या गृह परीक्षा देना चाहिए, या फिर लिखित और मौखिक रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा बी, यानी सीसी के आधार पर, है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन उसका होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य क्या है। ठीक है, यानी कहता है कि सभी विषयों का मूल्यांकन, या सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक एवं सहशैक्षिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन, यानी विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन। और डी में कहता है कि शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होना चाहिए। तो यह इसका कंसेप्ट ही आया है सीसीई में सतत और व्यापक मूल्यांकन में, जिसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी इवैल्यूएशन जो हम लोग करते हैं बच्चों का, उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन पहला कहता है कि बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, यानी उसको वहाँ तक पहुँचाना। ठीक है, बी में कहता है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। और तीसरा कहता है कि अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले छात्रों का पता लगाना। ठीक है, यानी जो अधिगम में, लर्निंग में उसको जो कठिनाई हो रही है, उसकी समस्या है कौन कौन क्षेत्र में, उसका पता लगाना। या डी ऑप्शन में कहता है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए, यानी जो भी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाती है। ठीक है, यानी किस सीमा तक उसको तैयार कर पाती है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो यहाँ मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन इसका डी सही आंसर है, यानी उत्पादक जीवन जीने के लिए, यानी अपने जीवन में वो नया चीज़ क्रिएट करेगा, उसके लिए शिक्षा किस सीमा तक उसको तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण के लिए, यानी उसकी फीडबैक लेने के लिए उसको होना चाहिए। अगला प्रश्न है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें देखिए क्या करना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दिया जाना चाहिए, ये तो होगा नहीं। अगला है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है लगातार प्रश्न पूछने वाले के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में, यानी जो क्लासरूम में जो डिस्कशन होता है उसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, यानी क्या उचित है, श्याम पाठ का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या प्रश्न पूछना। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, यानी कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए, यानी उसका इंटरेस्ट क्लासरूम में बना रहे, इसके लिए एक शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, प्रश्न पूछना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी जो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में यहाँ दिया गया कथन में कौन सा कथन जो है सही है। यानी ऑप्शन ए में देखिए कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवन रहने के लिए आवश्यक है, यानी उपलब्धि अभिप्रेरक जीवन जो है रहने के लिए
आवश्यक है। दूसरा में कहता है कि यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संपुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है, यानी प्रतियोगिता पर बल है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और डी में दिया है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ देखिए उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में जो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है, इसीलिए डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दबाव को कम करने, यानी जो भी उसका जो दबाव है उसको कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी बच्चों में दबाव कम हो और परीक्षा में सफल हो सके, इसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। बी में कहता है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन। और सी में कहता है कि वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और डी में कहता है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना। तो यहाँ दबाव को कम करने के लिए और परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है, ये इसका सही आंसर होगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, यानी जो भी क्वेश्चन पेपर बनाता है उसके बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, यानी वह जो प्रश्न है परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के खाली स्थान दिया हुआ है के बारे में चिन्हित है, यानी चिंतित है। ठीक है, चिंतित है, प्रश्न पत्र के बारे में वो चिंतित है। तो क्या होगा, उसकी वैलिडिटी यानी वैधता के लिए, या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, या प्रश्नों के प्रकार, या फिर विश्वसनीयता। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जाँच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। यह मुख्य रूप से यहाँ पर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में वह चिंतित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17 में, कहता है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, यानी क्या है। ऑप्शन देखिए, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, यानी कक्षा का जो होता है क्लासरूम का अनुदेशन, क्लासरूम अनुदेशन का उसको नेतृत्व करना चाहिए। बी में कहता है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं होगा। अगला देखिए कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह है ना, यह क्या होता है अप्रासंगिक है। और डी ऑप्शन में कहता है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण, ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ प्रश्न इसका डी, इस प्रश्न का आंसर डी होगा, यानी विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी के अनुभव और जो उसका प्रत्यक्षण है महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन, यानी जो भी होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी विद्यालयी आधारित जो असेसमेंट होता है उसका आकलन होता है मुख्य रूप से आधारित है किस पर है, यानी किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन देखिए, आकलन बहुत किफ़ायती होनी चाहिए। ठीक है, बहुत किफ़ायती होनी चाहिए। बी में कहता है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये बात सही है। जो भी एक्सटर्नल एग्जाम, जैसे मान लीजिए एग्जाम हो रहा है, कोई एक्सटर्नल आता है, उससे इंटरनल जो रहते हैं यानी आंतरिक परीक्षक जो रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, यानी जिसने उन बच्चों को पढ़ाया सिखाया है वो बेहतर जानता है। ठीक है। सी में कहता है कि किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या फिर विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसका आंसर यहाँ, यानी विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाए हैं। ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल से ज़्यादा उसके शिक्षक उसको जानते समय। नेक्स्ट प्रश्न में अगला प्रश्न कहता है कि बायोंटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को की महत्वपूर्ण भूमिका बल देता है। यानी बायोंटस्की जो मनोवैज्ञानिक बायोंटस्की है, बच्चों को सीखने के निम्नलिखित दिए गए सिद्धांत पर, यानी किस सिद्धांत पर वह ज़्यादा भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक पर, आनुवंशिक पर, या फिर नैतिक पर, या फिर शारीरिक पर। तो इसका आंसर होगा सामाजिक पर, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि एक शिक्षिका
अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। यानी एक शिक्षिका है जो अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी उसको चाहती है कि ग्रुप में डिस्कशन हो, ठीक है, और आपस में भाईचारा मेल मिलाप के साथ सहयोगात्मक रूप से अधिगम पर प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम यानी किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, सक्रिय सहभागिता यानी सक्रिय सहभागिता। बी में कहता है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, या सी में है कि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। ठीक है, भूमिका प्रतिरूप बनाना। और डी में कहता है सीखने की तत्परता। तो यहाँ इसका आंसर होगा सक्रिय सहभागिता। यानी वो शिक्षक शिक्षिका जो चाहती है कि वह उसको उसका आंसर न बताए, आपस में ही ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहे, जिसमें उसको आपसी भाईचारा और सहयोगात्मक भावना विकसित हो, तो यह अपने आप में क्या आता है, सक्रिय भागीदारिता उसमें बनी रहती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता, यानी पूरे स्टेट लेवल पर एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यानी जहाँ भी गाने का काम आता है वहाँ लड़कियों को वरीयता देता है। ठीक है, यानी लड़कियों को ज़्यादा वो वैल्यू देता है, महत्व देता है। यह दर्शाता है, यानी किस पर दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को, या फिर वैश्विक प्रवृत्ति है ऐसा, या फिर प्रयोजनात्मक उपागम ऐसा है, या फिर प्रगतिशील चिंतन ऐसा है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है, ठीक है, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है, यानी वह बच्चा फेल हो गया, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है। बच्चा पढ़ाई का योग्य है लेकिन किसी कारणवश से फेल हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही नहीं है। आगे देखिए कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ठीक है, और सी कहता है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, और ऑप्शन कहता है कि व्यवस्था फेल है। यानी बच्चा यहाँ फेल हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम में दोष है, बच्चा में दोष नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ व्यवस्था फेल हुई है। कहीं न कहीं वो व्यवस्था जिस आधार पर बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, ज्ञान देना है, अच्छा किस तरह वो बढ़िया तरह से सीख सके, तो वह व्यवस्था सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये क्या होगी, डी सही ऑप्शन होगा, व्यवस्था फेल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? यानी निबंधात्मक जो ऐसे होता है वह वस्तुनिष्ठ है, या लघु उत्तरात्मक जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है वह है, या फिर उत्तर मुक्त वाला प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फिर सत्य और असत्य? तो यहाँ हम लोग कहेंगे इसको कि निम्नलिखित में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वह सत्य और असत्य, जो ट्रू और फॉल्स को टिक लगाना है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा यानी जो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। या बी में देखिए कि केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, या सी में कहता है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, और चौथा है बार बार जाने वाली परीक्षा, यानी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ कह रहा है कि यहाँ कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, ये लचीलापन होना चाहिए, यही इसका सही आंसर है। अगला कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, यानी जो उसका जो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके जो स्टेप हैं उसके चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है ना? यहाँ जो ऑप्शन में दिया होगा किससे रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए, सामाजिक मुद्दों से सरोकार हो रखता हो, जहाँ अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण हो, या फिर तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता हो, या फिर विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता होगा। तो यहाँ कहता है कि संज्ञानात्मक विकास में जो होता है इंद्रिय गामक, ठीक है, इंद्रिय गामक सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है, यहाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी अनुकरण जो भी उसका होगा, लिमिटेशन, स्मृति और मानसिक निरूपण हो जो भी उसका होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक
बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यानी कोहलबर मनोवैज्ञानिक के अनुसार किस प्रकार जो होता है एक शिक्षक बच्चों में जो उसके नैतिक मूल्य हैं, है ना, नैतिक मूल्य का विकास वो कर सकता है, यानी उसकी मोरल वैल्यू को डेवलप कर सकता है। ऑप्शन देखिए पहला कहता है कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, ये तो नहीं होगा। अगला देखिए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा कहता है व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी सही नहीं है। तीसरा में देखिए नेक्स्ट में लास्ट में देखिए कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाएं में उन्हें शामिल करके, यानी जो भी नैतिक मुद्दों पर जब डिस्कशन होता है तो उसमें उसको शामिल करके उसके नैतिक मूल्य को विकास कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है कहता है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समन्वयकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा उसमें बच्चा में ऑप्शन देखिएगा शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। और दूसरा में कहता है कि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, ये नहीं होगा। अगला है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ये भी इसका तरीका नहीं है। और डी ऑप्शन में कहता है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके, तो डी इसका सही आंसर है। कहने का मतलब है कि छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में जो समन्वयकों के साथ इंटर रिलेशन जो होता है, इंटर जो भी एक्टिविटी करके अंतःक्रिया करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि वे पढ़ने के दौरान उसमें सामाजिक स्किल जो डेवलप होगा उसका, यानी उसमें जो सोशल स्किल है उसको वो सीख सकेंगे, सामाजिक कौशल को वो सीख सकेंगे। अगला प्रश्न है, जब एक निर्योग बच्चा, ठीक है, यानी जो भी एक डिसेबल चाइल्ड जो है, यानी जो भी एक जो होता है निःशक्त बालक है, पहली बार विद्यालय आता है ना, कोई निःशक्त बालक है वो पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहता है कि प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, उसको टेस्ट लेना चाहिए। दूसरा कहता है कि उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा कहता है कि सहकारी योजना, ठीक है, यानी जो भी हो उसमें सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए, ठीक है। और डी में कहता है कि बच्चे की नियोग्यता के अनुसार, यानी उसमें जो डिसेबिलिटी है, उसमें जो निःशक्तता है, उसके अनुसार विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो एकदम सही आंसर डी है इसका। यानी वैसे बच्चों को उस स्पेशल जो विद्यालय होते हैं, निःशक्त विद्यालय होते हैं, उस पर भेजने की सलाह दी जानी चाहिए, ताकि उसका अलग सिलेबस होता है और उसके अनुसार उसको पढ़ाई मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। यानी यहाँ पर प्रश्न कहता है कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का फर्स्ट स्टेप, यहाँ पहला चरण कौन है। पहला परिकल्पना का निर्माण करना, है ना, यानी जो भी उसमें हाइपोथेसिस है, संकल्पना है, उसका निर्माण करना। दूसरा है परिकल्पना का परीक्षण करना, ठीक है, यानी उस जो भी उसके संकल्पना है उसको वेरीफाई करना। और तीसरा कहता है कि समस्या के प्रति जागरूकता, यानी जो भी उसमें समस्या है उसमें वो अवेयरनेस रहे, यानी वो जागरूक रहे, ठीक है। और डी में कहता है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना या एकत्र करना, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या कहता है कि कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो यहाँ इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी समस्या के प्रति वो पहले जागरूक हो। अगला प्रश्न कहता है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी मानव का व्यक्तित्व है किसका परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का नहीं है। पहला है कि पालन पोषण और शिक्षा का है, ये भी नहीं है, यानी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, यानी हेरिडिटरी इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन का उसका परिणाम होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए, और केवल वातावरण का नहीं, यानी यहाँ मानव का व्यक्तित्व जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण, यानी उसका जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। अगला प्रश्न कहता है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, यानी काम करते करते या पढ़ाई करते करते जब बच्चा उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, ऑप्शन देखिए, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ये तो नहीं होगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से, यानी जो भी उसका मैकेनिकली बार बार हो रहा है ना, बार बार हो रहा है, या फिर बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या डी में कहता है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि यदि कोई बच्चा काम करते समय वो ऊब जाता है तो इस बात का संकेत दिया रहा है कि संभवतः, यहाँ 20 का सही आंसर होगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है
132, यानी शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, यानी शिक्षा के संदर्भ में जो सोशलाइजेशन होता है उसमें उससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन पहला होता है सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, ठीक है। और फिर है कि अपने सामाजिक मापदंड को बनाना, या फिर समाज में बड़े का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, यानी शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी दिया गया ऑप्शन में जो डेवलपमेंट का जो कौन सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए, विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है कि सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ठीक है। यह सिद्धांत है कि हम लोग पढ़े हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल होता है डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, इसलिए बी यहाँ पर होना चाहिए सही आंसर, ठीक है। सी में कहता है विकास हमेशा रेखीय होता है, लीनियर होता है, ये नहीं, ये तो होता नहीं, लीनियर नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है, यानी विकास जो होता है निरंतर चलता है। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि विकास का सिद्धांत का संबंध जो होता है यहाँ सभी का विकास दर समान नहीं होता है, यानी बच्चा का डेवलपमेंट डिफरेंट रेट से होता है, इसलिए बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि मानव विकास के क्षेत्रों में, यानी मानव विकास के जो भी एरियाज हैं उनमें विभाजित किया जा सकता है, यानी किस किस क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बी में कहता है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सी में कहता है कि संवेगात्मक हो, है ना, इमोशनल हो, चाहे कॉग्निटिव संज्ञानात्मक हो, आध्यात्मिक हो, या सामाजिक मनोवैज्ञानिक हो। और डी में कहता है कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर डी होगा, है ना, यानी मानव विकास के जो क्षेत्र हैं मनोवैज्ञानिक हैं, संज्ञानात्मक हैं, संवेगात्मक हैं, या फिर शारीरिक हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, यानी वो पाठ्य वस्तु, एक शिक्षिका है क्लासरूम में, मान लिया जाए कि क्लासरूम में एक शिक्षिका जो है, जो भी विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, ठीक है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, यानी जो भी उसका प्रीवियस नॉलेज होता है उससे वो जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पनाओं को सीखते हैं। यह उपागम जो है आधारित है, कैसे, किस तरह पर आधारित है, किससे आधारित है, ज्ञान निर्माण से, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज से, या फिर अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन से, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से, या फिर पुनर्वलन का सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ जो होता है रेनफोर्समेंट से, या अधिगम के सक्रिय अनुबंध से, है ना, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग से। तो यहाँ एक शिक्षिका जो होता है फल सब्जी को और पाठ्य वस्तु को इकट्ठा करती है और चित्रों के प्रयोग द्वारा करती है और विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करती है, और यहाँ पर जो होते हैं विद्यार्थी उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। तो यह कंसेप्ट जो हमको सिखाता है क्या होता है, ज्ञान के निर्माण से, इसलिए ए इसका सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अगला प्रश्न, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, मान लिया जाए कि एक छोटा बच्चा है, वह उसकी दादी जो होती है उसकी माँ की गोद से वो लेती है, तो बच्चा रोने लगता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, के कारण रोता है, यानी किस कारण से रोता है कि दादी जब माँ के गोद से बच्चा को लेती है तो बच्चा रोने लगता है, क्या कारण हो सकता है। वियोग यहाँ दिखाता है, वियोग दुश्चिंता है यहाँ पर, है ना, या फिर सामाजिक दुश्चिंता है, या फिर संवेगात्मक दुश्चिंता है, या फिर अजनबी दुश्चिंता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वियोग भी नहीं हो रहा है ना, और उसमें सामाजिकता तो भी छोटा बच्चा में आया नहीं है, यहाँ उसका इमोशन प्रकट कर रहा है ना, यानी यहाँ पर इसका क्या होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता है, और यहाँ अजनबी भी नहीं है, यानी दादी से भी अजनबी नहीं है, तो यहाँ इसका क्या होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल का जो होता है फाइन मोटर स्किल का कौन सा एग्जाम्पल है, लिखना, पढ़ना, फुदकना या फिर दौड़ना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लिखना, यहाँ लिखना होता है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, किशोर खाली स्थान दिया हुआ है का अनुभव कर सकता है, यानी किशोर किसका अनुभव कर सकता है। ऑप्शन देखिए, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, या फिर
आत्मसिद्धि का भाव, या फिर जीवन के बारे में परितृप्ति, या फिर दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। तो इसका आंसर होगा डी, यानी एक किशोर अनुभव करता है दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार क्या है। अगला प्रश्न, आंशिक पुनर्वलन खाली स्थान देहा, यानी पार्शियल रेनफोर्समेंट जो है खाली स्थान है क्या है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा में कहता है कि पशुओं को प्रशिक्षित करने का सर्वाधिक पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। और तीसरा कहता है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। और डी में है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखिए पार्शियल रेनफोर्समेंट जो होता है, यह जो होता है यानी कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यानी यहाँ कहता है कि आंशिक पुनर्वलन जो होता है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, देखिए सतत स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, है ना, यानी इंट्रोवर्ट इन नेचर, यानी उसके होते हैं स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। और बी में कहता है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, ये तो होगा नहीं, ये गलत है। अपने निर्णयों पर में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी जो भी अपना डिसीजन करते हैं उसमें आत्मनिर्भर होते हैं, ये सही आंसर होना चाहिए। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये भी गलत है। यानी एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होता है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बायोंटस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी बायोंटस्की का जो थ्योरी है उसमें निहितार्थ है क्या है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बी में कहता है कि बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं, यानी बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक, यानी उसका आईक्यू जो होता है बुद्धि लब्धांक उनसे कम होता है। ठीक है, उनसे कम होता है, ये भी गलत है। यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान करके या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य यानी असाइनमेंट कार्य दे करके। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सी, यानी बायोंटस्की का सिद्धांत है इस बात पर निर्भर करता है, इस बात को बताता है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, यहाँ इसका सही आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न कहता है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, यानी चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में कौन कौन चरण आते हैं, ऑप्शन देखते चलिए। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन या प्रतिक्रिया चयन या पूर्व प्रक्रमण या फिर श्रेणीकरण। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी सही क्रम को चुनना है। पहला है क्या कि दूसरा चौथा तीसरा पहला, इसको हमने सिस्टमेटिक करना है चरण में। तीसरा पहला चौथा दूसरा, या फिर तीसरा दूसरा चौथा पहला, या फिर होगा इसमें कि तीसरा चौथा पहला पांचवा। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर इसका आंसर डी होगा, डी होगा। यानी सबसे पहले तीसरा चरण क्या कहता है कि तीसरा में पूर्व प्रकरण आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पूर्व प्रकरण के बाद उसका श्रेणीकरण आएगा, श्रेणीकरण के बाद फिर उसका जो आएगा प्रतिक्रिया का चयन, और फिर लास्ट में आएगा प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, यानी जो बच्चा नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं उसको प्रोत्साहित करने का कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है। पहला देखिए, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। ठीक है, ये नहीं होगा। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आई, भी गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना चाहिए, ये भी सिस्टम गलत है। यानी यहाँ पर आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, यानी जो बच्चे नियमित रूप से नहीं आते हैं उसको, अभिवंचित बच्चे जो होते हैं वंचित बच्चों को तो प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ सबसे बेहतर तरीका हो सकता है आवासीय विद्यालय खोला जाए, रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाए। अगला प्रश्न कहता है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव, ये है ना, लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। यानी क्लासरूम में जो होता है, विद्यालय में, स्कूल में जो होता है, लिंग भेदभाव से बचने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बी में देखिए, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, ये भी ज़रूरत नहीं है। कहता है कि संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा
अधिक लड़कों का चयन करना, ये तो एकदम गलत है। डी में कहता है कि शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का यहाँ पर अधिसंज्ञान में रहना चाहिए, यानी ये डी इसका सही आंसर है। यानी लिंग भेदभाव से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि शिक्षक द्वारा लिंग का जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है उसको अधिसंज्ञान में रखे हो। अगला प्रश्न कहता है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। ठीक है, यानी नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु जो होता है यहाँ सबसे अच्छा होगा। मेरा परिवार है ना, मेरे प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या फिर मेरा विद्यालय। तो इसमें एकदम इसका सही आंसर ए होगा, यानी सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में रहता है तब मित्र बनता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो अपना मेरा परिवार से उसमें चालू करें। अगला प्रश्न कहता है सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ावा देने का औचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है कि सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित स्थापन किस आधार पर कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संपुष्ट करता है। बी में कहता है कि यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, ये तो नहीं होगा। सी में कहता है कि यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, ये भी नहीं होगा। डी में कहता है कि यह हाथ से लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संपुष्ट करता है। अगला प्रश्न, शिक्षक खाली स्थान दिया हुआ है के अलावे निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। किस तरह वो मज़ेदार बनाएगा। ऑप्शन देखिए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना चाहिए। ठीक है, ये सही आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, और बी में देखिए, सी में देखिए मुक्त खेल के लिए समय देना या सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ इसका सही आंसर ए होगा। यानी एक शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि उसके समस्या समाधान करने के लिए और मज़ेदार बना सकता है उसको। अगला प्रश्न कहता है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी किसके सिवाय आवश्यकता होती है सफल समावेशन के लिए। पृथकीकरण, अभिभावकों की भागीदारी, या क्षमता संवर्धन, या फिर संवेदनशील बनाना। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ए, पृथकीकरण। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन देखिए, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। बी में देखिए, समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होता है, ये तो नहीं होगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, ये हो सकता है। समस्या मौलिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण यानी पॉजिटिव इन्वायरमेंट का निर्माण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, पहला कहता है कि समूह गतिविधियों यानी जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। दूसरा कहता है कि सकारात्मक अंत यानी जो इसका एंडिंग होगा पॉजिटिव होगा वो ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए। दूसरा में कहता है कि सुबह प्रत्येक बच्चा को अभिवादन करना चाहिए, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चा के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, यानी प्राथमिक कक्षा में और सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, किसी में विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान भाव सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर करें। कल हम चौथा वीडियो फिर लेके आएंगे। ओके, बाय।